डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर जुल्फ़िकार अली शाह एंड यू आर वाचिंग सिविल 354 कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग। डिज़ाइन ऑफ कॉलम हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था। उसमें हमने दो तरह के डिज़ाइन किए थे, एक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम का डिज़ाइन और दूसरा सर्कुलर कॉलम का डिज़ाइन। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उसकी जो फुटिंग है उसका डिज़ाइन सीखेंगे। तो पहले देखते हैं फाउंडेशन क्या चीज़ है, उसका फंक्शन क्या है। तो फाउंडेशन आर द स्ट्रक्चर एलिमेंट दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर द स्ट्रक्चर लोड टू द सॉइल, गिविंग सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट इट्स फेलियर विदाउट एक्सेसिव सेटलमेंट एंड रोटेशन। फाउंडेशन एक ऐसे स्ट्रक्चर एलिमेंट को कहा जाता है कि जिसे हम स्ट्रक्चर लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लोड को हम सॉइल के ऊपर ट्रांसफर करते हैं और सेफली ट्रांसफर करते हैं विदाउट एक्सेसिव सेटलमेंट एंड रोटेशन। ठीक है। द लोड्स ऑन द कॉलम एंड वॉल आर कंसंट्रेटेड ओवर स्मॉलर एरिया। कि कॉलम के ऊपर और वॉल के ऊपर लोड जो है ना वो कंसंट्रेट होता है, एक छोटे एरिया के ऊपर कंसंट्रेट होता है। एंड द फंक्शन ऑफ द फाउंडेशन इज टू स्प्रेड दिस लोड। फाउंडेशन का जो मकसद है इस लोड को फैला देना है लार्जर एरिया के ऊपर। कि ये जो कॉलम का लोड एक छोटे से हिस्से में आ रहा है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एक लार्जर एरिया के ऊपर अनटिल इट बिकम्स इक्वल टू द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। उस वक्त तक या उस लिमिट तक हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है जब तक लोड की वैल्यू सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल की वैल्यू के बराबर नहीं आ जाती। Isolated column footing can be in the form of RCC pad under the column। कि ये जो आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग है इसकी शेप एक पैड की तरह होती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यह है आइसोलेटेड और स्प्रेड फुटिंग। कि ये कॉलम है और नीचे आपने एक आरसीसी का पेडेस्टल बना दिया है, एक आरसीसी का पैड बना दिया है। आरसीसी पैड इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, इस तरह ट्रेपेजॉइडल शेप में भी हो सकता है। तो इस सेंटर के अंदर आप जो कॉलम फुटिंग बनाएंगे वो उनकी शेप इन दोनों में से कोई हो सकती है। अगर कोई कॉलम आप कॉर्नर के ऊपर बना रहे हैं, बिल्डिंग के कॉर्नर के ऊपर, तो आपके पास जो कॉलम की जो ऑप्शन बचती है वो इस तरह होती है कि इस तरफ भी आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरी तरफ भी आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप फाउंडेशन को आप अंदर की तरफ ले जाते हैं और कॉलम को एज के ऊपर बना देते हैं। या तो एज कॉलम फुटिंग हो सकती है, ये भी बिल्डिंग के साइड के ऊपर जो कॉलम होता है वो इस शेप का होता है, उसकी फुटिंग इस शेप की होती है। तो सेंट्रल पार्ट में आप इन शेप की फुटिंग बनाएंगे, कॉर्नर के ऊपर इस शेप की फुटिंग होगी और एज के ऊपर इस शेप की फुटिंग होगी। आगे चलते हैं, देखते हैं फेलियर बिहेवियर ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। कि अगर आइसोलेटेड फुटिंग फेल हो जाए तो वो कैसे बिहेव करेगी। ये कॉलम है, आपको 3D में नजर आ रहा है, ये कॉलम बेस है और ये कॉलम है, ये बिफोर फेलियर है। जब फेल होगा तो इसका जो कॉलम है ये अंदर इसके धंस जाएगा। इन केस ऑफ फेलियर ये कॉलम नीचे पंच हो जाएगा जमीन के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी फेलियर शेप है। ये अगर आप देखें इसके फ्रंट व्यू में तो ये इस तरह इस पोर्शन पे ये स्लैब को क्रैक करता हुआ ये कॉलम नीचे चला जाएगा। तो ये एक इस तरह का आपको रिजल्टिंग एक कॉलम मिल जाएगा। अब ये जो डायग्राम में आपको फेलियर नजर आ रहा है ये पंचिंग फेलियर से हुआ है, पंचिंग शीयर की वजह से फेल हुआ है ये कॉलम। तो पंचिंग शीयर इस कॉलम के इर्द गिर्द D/2 एरिया तक एक्ट करती है। जिस तरह आपने बीम शीयर पढ़ा था आपने, वो फेस से लेके वो कॉलम के फेस से D फासले के ऊपर एक्ट करती है, लेकिन पंचिंग शीयर वो कॉलम फेस से D/2 फासले के ऊपर अमल करती है। क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर फेलियर। जब शेयर फेलियर होता है तो उसके क्रिटिकल सेक्शन कौन कौन से हैं। तो ये कॉलम फेस से D/2 फासले के ऊपर पंचिंग शेयर इस कॉलम के चारों तरफ अमल कर रही होती है। इसी तरह वन वेज शेयर जो एक स्लैब के अंदर अमल करती है या बीम शेयर होती है वो D फासले के ऊपर
इस कॉलम फेस से डी फासले के ऊपर अमल कर रही है। तो दो सेक्शन है, एक ये वन वे शेयर है, इस कॉलम की इसकी जो फाउंडेशन स्लैब के ऊपर अमल कर रही है, एक वन वे शेयर है और दूसरी ये पंचिंग शेयर है, इसको टू वे शेयर भी कहते हैं। तो पंचिंग शेयर और टू वे शेयर जब भी इस्तेमाल हो तो इसका मतलब एक ही होगा। आगे चलते हैं, कंक्रीट शेयर स्ट्रेंथ अगेंस्ट टू वे शेयर ऑब्लिक पंचिंग शेयर, कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है 5VC। कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होगी अगेंस्ट टू वे शेयर, जैसे हम आरसीसी स्लैब में करते थे या आरसीसी बीम में करते थे, ठीक है। तो उसमें आरसीसी बीम में इसका शेयर स्ट्रेंथ का फार्मूला था 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी प्राइम इंटू बी डी। तो यहाँ पे क्या फार्मूला होगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.33 लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी प्राइम बी नॉट इंटू डी। दूसरा इसका फार्मूला 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.17 ब्रैकेट 1 प्लस 2 ओवर बीटा ब्रैकेट लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी प्राइम बी नॉट इंटू डी। तीसरा फार्मूला है 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.083 ब्रैकेट अल्फा एस डी ओवर बीटा नॉट प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 ब्रैकेट लैम्डा स्क्वायर रूट एफ सी प्राइम बी नॉट इंटू डी। तो इन तीनों फार्मूले से हम 5VC की वैल्यू मालूम करेंगे और इसमें से जो कम वैल्यू होगी उसको हम अडॉप्ट कर लेंगे एज ए 5VC। तो कंक्रीट की जो पंचिंग शेयर स्ट्रेंथ है वो इन तीनों फार्मूले से जो भी आएगी उसमें से जो कम वैल्यू होगी वो आपने लेनी है। अब आप इसमें देख सकते हैं पेरीमीटर क्या है, लैम्डा क्या है। लैम्डा की वैल्यू होती है 1, ये नॉर्मल वेट कंक्रीट के लिए होता है। अगर हैवी वेट कंक्रीट या लाइट वेट कंक्रीट आप यूज करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एफ सी प्राइम आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। बी नॉट क्या है, क्रिटिकल सेक्शन पेरीमीटर एट डिस्टेंस डी बाई 2 फ्रॉम द कॉलम पेरीमीटर, कि बी नॉट ये जो क्रिटिकल सेक्शन है इसका पेरीमीटर होता है बी नॉट, ठीक है। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। तो बाकी चीजें आपको पता है। बीटा, बीटा क्या है, रेशियो ऑफ लॉन्गर टू शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम। अगर कॉलम आप स्क्वायर बना रहे हैं तो फिर बीटा की वैल्यू 1 होगी। अगर आपका कॉलम रेक्टेंगुलर है तो लॉन्गर साइड डिवाइडेड बाय शॉर्टर साइड की जो वैल्यू होगी वो बीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे। अल्फा एस क्या है, अल्फा एस कांस्टेंट है जो कि उसकी लोकेशन को बताता है कि लोकेशन क्या है कॉलम की। अब अगर तो इंटीरियर कॉलम आप डिज़ाइन करें तो अल्फा की वैल्यू 40 होगी। अगर आप एज कॉलम है तो फिर अल्फा की वैल्यू 30 होगी। अगर कॉर्नर कॉलम है तो अल्फा की वैल्यू आप 20 इसमें पुट करेंगे। बाकी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। आगे चलते हैं, पंचिंग शीयर फोर्स। प्रीवियस सेक्शन में जो आपने देखा ये पंचिंग शीयर स्ट्रेंथ थी, मटेरियल की स्ट्रेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे। अब शीयर फोर्स होती है ड्यू टू लोड क्रिएट होती है। तो लोड की वजह से जो शीयर फोर्स वैल्यू होगी वो आपने कैसे मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला है क्यू यू मल्टीप्लाई बाय एरिया फुटिंग आउटसाइड क्रिटिकल पेरीमीटर। क्यू यू के मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को आप इस शेडेड एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पंचिंग शीयर फोर्स आ जाएगी। तो इस एरिया को निकाल के कैलकुलेट करके आप क्यू यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पंचिंग शीयर फोर्स आ जाएगी। अब इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। अब अगर शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू शेयर फोर्स से ज़्यादा आ गई तो आपका जो सेक्शन है वो सही आपने सेलेक्ट किया है, नहीं तो आप सेक्शन को रिवाइज करेंगे। आगे चलते हैं, डिज़ाइन बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट कैसे मालूम करेंगे, तो बेंडिंग मूवमेंट मालूम करने के लिए आप जो कैंटिलीवर स्लैब का जिस तरह आप बेंडिंग मूवमेंट मालूम करते थे, कैंटिलीवर बीम की जैसे कैलकुलेट बेंडिंग मूवमेंट आप मालूम करते थे, उसी तरीके से आप इसकी बेंडिंग मूवमेंट भी मालूम करेंगे। तो ये जैसे सेक्शन देखें, अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन करना है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन करनी है तो आप ये एक डिज़ाइन स्ट्रिप ले लेंगे जैसे स्लैब में आप करते थे। तो इसके इस सेक्शन के ऊपर, इस फेस के ऊपर बाकी जो एरिया है इसको आप एज ए कैंटिलीवर बीम या कैंटिलीवर स्लैब आप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक
का जो पोर्शन है इसके ऊपर कितना मूवमेंट आ रहा है वो आप फाइंड कर लेंगे। तो आप जो लोड आ रहा है जो कि यहाँ पे आ रहा है क्यू यू को आप इस लंबाई से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इस स्पैन के हाफ से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मूवमेंट आ जाएगी इस फेस के ऊपर। तो इस फेस पे आपने मूवमेंट मालूम करनी है। इसी तरह अगर आपने चौड़ाई के रूप आप डिजाइन करें तो आपने इस फेस के ऊपर मूवमेंट मालूम करनी है। तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल लेंथ माइनस C1। ये आप कॉलम की साइज को माइनस कर लेंगे तो जो रिमेनिंग है इसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो L माइनस C1 डिवाइडेड बाय 2 क्रिटिकल सेक्शन, ये जो स्पैन की लेंथ आ जाएगी आपके पास। इसी तरह ये लेंथ मालूम करनी है आपने स्पैन की, तो वो कैसे मालूम करेंगे, B माइनस C2 डिवाइडेड बाय 2। तो स्पैन लेंथ मालूम करने के लिए आप जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आप ये फार्मूला यूज कर लें, या आप इस फिगर से भी स्पैन लेंथ खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, डिजाइन प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। गैदर ऑल इनपुट इंफॉर्मेशन सच एज अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, फाउंडेशन डेप्थ क्या है, टाइप ऑफ फाउंडेशन क्या है, रिएक्शन कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लोड, सर्विस लोड कितने इसके ऊपर आ रहे हैं उनको फाइंड करना है। ट्रायल साइज आपने मालूम करना है उसका, फाउंडेशन का शेप आपने फाइंड करनी है। उसके बाद आपने डेप्थ मालूम करनी है फुटिंग की। जो फुटिंग पैड है उसकी डेप्थ मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ पी प्लस 1.5 mx प्लस 1.5 my। पी क्या है, टोटल लोड कितना आ रहा है इसके ऊपर, सर्विस लोड। mx क्या है, मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। my क्या है, मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस। अल्फा आपको पता है कांस्टेंट है। एफ सी प्राइम उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जो आप डेप्थ मालूम करेंगे उसमें से आप 60 माइनस कर देंगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पे 60 क्या है, इफेक्टिव कंक्रीट कवर फाउंडेशन में ज्यादा होता है। तो यहाँ पे फाउंडेशन में आप एच से 60 माइनस करेंगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपने मालूम करना है फैक्टर लोड मालूम करना है, सेल्फ वेट मालूम करना है फुटिंग का, और उसके साथ आपने बेंडिंग मूवमेंट मालूम कर लेंगे, अल्टीमेट बेंडिंग मूवमेंट मालूम कर लेंगे, शेयर की वैल्यू मालूम कर लेंगे, 1 वे शेयर, 2 वे शेयर, और इनकी वैल्यू को चेक कर लेंगे आप। लास्ट पे आपने क्या कर लेना है कि आपने फाउंडेशन स्टील की वैल्यू मालूम कर लेनी है उसी बेंडिंग मूवमेंट को यूज करते हुए, और उस स्टील की वैल्यू को कंपेयर कर लेना है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील से। तो मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए इसमें, 0.002 बी इंटू एच फॉर ग्रेड 300 स्टील अगर आप यूज कर रहे हैं तो, और अगर ग्रेड 420 स्टील यूज कर रहे हैं तो फिर उसकी वैल्यू होगी 0.0018 बी इंटू एच, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, एक डिजाइन एग्जांपल सॉल्व करते हैं। डिजाइन एग्जांपल पहले पढ़ लें। ए 450 मिलीमीटर स्क्वायर इंटीरियर कॉलम, एक इंटीरियर कॉलम है जिसका साइज है 450 मिलीमीटर स्क्वायर, रीइंफोर्स्ड विद 8 नंबर 25 बार ऑफ ग्रेड 420। इसमें 8 सरिये यूज कर रहे हैं नंबर 25 के जिसका ग्रेड है 420। सपोर्ट से डेड लोड ले रहा है 700 किलो न्यूटन और लाइव लोड ले रहा है 400 किलो न्यूटन। एज्यूम दैट ए लाइव लोड रिडक्शन ऑफ 30% मे बी अलाउड एट फाउंडेशन लेवल। एज्यूम कर लें कि जो लाइव लोड है 400 किलो न्यूटन का, ये 30% रिड्यूस हो जाता है फाउंडेशन लेवल के ऊपर जाके। द फाउंडेशन इज टू बी प्लेस्ड एट ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर, फाउंडेशन की डेप्थ होगी 1 मीटर, वेयर द ग्रास अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी इज 110 kPa। जो ग्रास अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी है वो उसकी वैल्यू है 110 किलो पास्कल। The average density of backfill material and footing concrete together may be taken as 2100 kg per meter cube। जो फाउंडेशन के ऊपर बैकफिलिंग हुई है और साथ में कंक्रीट का वजन आ रहा है, तो उसकी जो कंबाइंड डेंसिटी है वो है 2100 kg पर मीटर क्यूब। While the filling from the ground to plinth level is to be taken 0.5 meter of the material with average density of 1800 kg पर मीटर क्यूब। जो फिलिंग यूज कर रहे हैं आप ग्राउंड से ऊपर प्लिंथ लेवल तक, उसकी जो डेप्थ है वो 0.5 मीटर है और उसकी जो डेंसिटी है मटेरियल की वो 1800 kg पर मीटर क्यूब है। डिजाइन स्क्वायर फुटिंग बता दिया कि स्क्वायर फुटिंग डिजाइन करना है यूजिंग एफ सी प्राइम 20 MPa और एफ वाई फॉर फाउंडेशन स्टील इज 300 MPa
एंड FY फॉर डबल स्टील इज 420 MPa। तो अब कह रहे हैं एक स्क्वायर फुटिंग डिजाइन करें जहां पे कंक्रीट यूज करेंगे आप 20 MPa की और स्टील यूज करेंगे 300 MPa का। आप गिवन डाटा में जितनी चीजें लिखी हैं वो लिख लें। अब चलते हैं, आप लोड मालूम कर लें, टोटल लोड कितने आ रहे हैं। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड, आप डेड लोड मालूम गिवन है 700 किलो न्यूटन का और लाइव लोड गिवन था 400 किलो न्यूटन का, लेकिन इसमें हमने अज्यूम करना है कि 30% डेड लोड सॉरी लाइव लोड रिड्यूस हो रहा है। तो 1 माइनस 0.3 कर देंगे तो यहाँ पे 0.7 बच जाएगा। तो 0.7 को 400 से मल्टीप्लाई करके 700 में ऐड करेंगे तो आपके पास जो लोड आ जाएगा वो 980 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब हमने नेट बेरिंग कैपेसिटी मालूम करनी है। आपने ग्रास अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी थी 110 kPa, इसमें हम नेट बेरिंग कैपेसिटी आपने मालूम करनी है। तो इसके ऊपर जितना लोड आ रहा है, फाउंडेशन के ऊपर जितना लोड आ रहा है उसको हमने माइनस कर देना है। तो 1 मीटर की फिलिंग आ रही है ग्राउंड लेवल तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ये जो हम फिलिंग होती है इसको हम सेंटर के ऊपर जितना लोड आ रहा है फाउंडेशन के वो हम लेते हैं, तो उसका हमने हाफ कर देना है। तो 1 मीटर का आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, जो कि एवरेज डेंसिटी है जिसमें कंक्रीट भी शामिल है और सॉइल भी शामिल है, प्लस इसमें 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1800 कि ये जो ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक जो फिलिंग है वो थी 0.5 मीटर की, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, इसको आपने 9.81 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये जितनी डेंसिटी मटेरियल की वो केजी में दी थी उसको आपने किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना है। 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास नेट जो बेरिंग कैपेसिटी आ जाएगी 110 में से ये सारे फैक्टर माइनस हो जाएगा तो 90.87 किलो पास्कल आ जाएगी आप हमारे पास। अब हमने एरिया ऑफ फुटिंग निकाल लेना है। तो हमारे पास जो सर्विस लोड है 980 उसको डिवाइड कर देंगे नेट बेरिंग कैपेसिटी से। 980 को डिवाइड कर दिया 90.87 से तो हमारे पास एरिया आ जाएगा फुटिंग का 10.79 मीटर स्क्वायर। इसी का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेके आप इसे राउंड कर देंगे तो 3.3 मीटर बाय 3.3 मीटर की फाउंडेशन आपके पास आ जाएगी। अब आपने अल्टीमेट लोड मालूम करने हैं। आपने एक डिज़ाइन कर लिया है एक फुटिंग का साइज कि 3.3 मीटर बाय 3.3 मीटर का आप फाउंडेशन पैड बनाएंगे। अब हमने फोर्सेस मालूम करनी है कि शेयर फोर्स कितनी आ रही है और बेंडिंग मोमेंट कितनी आ रही है। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मालूम करने के लिए हमारे पास PU होना चाहिए, अल्टीमेट लोड होना चाहिए। तो PU के लिए 1.2 टाइम डेड लोड प्लस 1.6 टाइम लाइव लोड। तो 1.2 टाइम मल्टीप्लाई बाय 700 करेंगे प्लस 1.6 टाइम लाइव लोड, और इसको हमने 0.7 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि लाइव लोड को हमने रिड्यूस कर देना है। तो हमारे पास PU आ जाएगी 1288 किलो न्यूटन। अब हम इससे अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी मालूम कर लेंगे QU। तो PU डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फुटिंग तो हमारे पास आ जाएगी 118.3 kPa Q अल्टीमेट। नेक्स्ट स्टेप में हम H मालूम कर लेंगे। H मालूम करने का फार्मूला ये है, अब इस सेंट्रल कॉलम है तो यहाँ पे मूवमेंट कोई नहीं आ रही तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो बाकी आपके पास लोड है हमारे पास 980, तो 980 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू अल्फा एस की वैल्यू 40 होती है और FC प्राइम 20 है प्लस 60। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 410 मिलीमीटर। इसको आप राउंड कर दें 450 मिलीमीटर के ऊपर। इसके बाद आप इफेक्टिव डेप्थ मालूम कर लें H-60, तो आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी 390 मिलीमीटर। अब आपने अदर पैरामीटर फाइंड करने हैं, B0 की वैल्यू मालूम कर लें 2 मल्टीप्लाई बाय C1 प्लस C2 प्लस 2D, तो इससे हमारे पास जो पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी 3360 मिलीमीटर आ जाएगी। बीटा 1 की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि स्क्वायर कॉलम है। तो इससे 5 VC की वैल्यू मालूम कर लें आप, जो पंचिंग shear स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वो आप फाइंड कर लें। तो 3 फार्मूले होंगे
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों में से जो कम वैल्यू होगी उसको आप अडॉप्ट कर लेंगे। तो पहले जो फार्मूला है इसी से कम वैल्यू आ रही है 1450 किलो न्यूटन। तो 5 AC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1450 किलो न्यूटन। अब हम निकालते हैं कि पंचिंग शियर फोर्स कितनी है। शियर फोर्स क्यू यू मल्टीप्लाई बाय एरिया, शेडेड एरिया। तो क्यू यू से शेडेड एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पंचिंग शियर फोर्स आ रही है 1204.8, जो कि शियर स्ट्रेंथ 1450 है। तो 1204.8 शियर स्ट्रेंथ से कम है। तो हमारा जो आपने डिज़ाइन किया है, इनिशियल डिज़ाइन किया है, जो साइज़ और हाइट मालूम किया है वो ओके है। अब हमने स्पैन मालूम कर लेना है कैंटिलीवर साइड का, B-C2/2। तो हमारे पास स्पैन की वैल्यू आ रही है 1.425। लॉन्गर साइड पे भी वही आएगी, शॉर्टर साइड भी वही आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर कॉलम है। तो उससे आप क्यू यू मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इस फार्मूले से हमारे पास बेंडिंग मोमेंट आ रही है 120.11 किलो न्यूटन मीटर। अब इससे हम वन वे शेयर की वैल्यू भी मालूम कर लें। वन वे शेयर की वैल्यू क्यू यू मल्टीप्लाई बाय L/2 माइनस C1/2 माइनस D। तो हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू आ रही है 122.44। तो शेयर स्ट्रेंथ मालूम कर ले। वन वे शेयर स्ट्रेंथ 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.17 स्क्वायर रूट FC प्राइम B इंटू डी। ये वही फार्मूला है जो बीम का फार्मूला था। तो हमारी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो 222.4 किलो न्यूटन आ रही है और अप्लाइड शेयर 122.70 आ रही है। तो इसका मतलब है हमारा जो सेक्शन है ओके है। अब हम स्लैब की मूवमेंट कैपेसिटी मालूम कर लेते हैं। स्लैब की मूवमेंट कैपेसिटी मालूम करने के लिए MU/BD² के फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे। तो मोमेंट आपने मालूम किया 120.11 किलो न्यूटन मीटर। तो 120.11 किलो न्यूटन मीटर को आप न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें, और बी की वैल्यू भी आप 1 मीटर विड्थ ले रहे हैं तो 1000 मिलीमीटर बी की वैल्यू है, और डी की वैल्यू 390 मिलीमीटर आ रही है। तो इससे पुट करने के पास आपके पास जो मोमेंट कैपेसिटी आई है स्लैब की वो 0.79 आ रही है। अब इस मोमेंट कैपेसिटी से आप रो की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये एक टेबल है मोमेंट कैपेसिटी ऑफ स्लैब सेक्शन का। तो इसमें 0.79 की वैल्यू से हमारे पास रो की वैल्यू आएगी 0.003। तो रो की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.003। एरिया ऑफ स्टील मालूम करना है, हम रो की वैल्यू ये है। एरिया ऑफ स्टील मालूम करना है तो एरिया स्टील का फार्मूला रो इंटू बी इंटू डी। तो रो को आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एरिया ऑफ स्टील आ रहा है 1170 मिलीमीटर स्क्वायर का। स्टूडेंट यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील आप, जैसे आपने वन वे स्लैब डिज़ाइन की थी कि एरिया ऑफ स्टील आपने पहले ट्रायल मेथड से फाइंड किया था। पहले ए की वैल्यू फाइंड कर ली आपने, ए की वैल्यू अज्यूम कर ली D/6 से। फिर आपने एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ स्टील MU/0.9 FY D-A/2। इस फार्मूले से आपने एरिया ऑफ स्टील फाइंड किया। फिर आपने एरिया ऑफ स्टील को दोबारा ट्रायल मेथड से चेक किया। तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट मेथड है कि आप MU/BD² से आप इसकी वैल्यू फाइंड करें और टेबल से आप रो की वैल्यू फाइंड कर लें। रो को आप क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। तो कोई भी मेथड आप कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पेपर में आप बेशक वो ट्रायल मेथड से सॉल्व कर लें इसको। तो अब आपने इस एरिया ऑफ स्टील को एएस मिनिमम से कंपेयर करना है। तो एएस मिनिमम है का फार्मूला 0.002 इंटू बी इंटू एच से आप एएस मिनिमम फाइंड करेंगे, जो कि 900 मिलीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आपने जो कैलकुलेट किया एरिया ऑफ स्टील वो ठीक है। इसी से आप नंबर ऑफ बार फाइंड कर लें। तो नंबर 13 अगर आपने बार यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारे पास स्पेसिंग आ रही है 110 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। अगर नंबर 16 बार यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पास एरिया स्पेसिंग आएगी 170 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। ये स्पेसिंग मालूम करने का फार्मूला भी वही है जो स्लैब में आप यूज़ कर रहे थे कि एरिया बार डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इससे आपके पास मिलीमीटर में स्पेसिंग आ जाएगी। तो लास्ट स्टेप में आपने इसी को आपने डिज़ाइन डायग्राम बना लेनी है कि ये आप 3.3 मीटर विड्थ 3 मीटर डेप्थ की आप फुटिंग शो कर देंगे। इसमें आपने आपने स्टील शो कर देना है। नंबर 16 का अगर आप यूज़ करें तो वो 170 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर बोथ वे आप स्टील यूज़ कर लें। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा आज का जो
कॉलम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आप कोई क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो डिज़ाइन पोर्शन था, आरसीसी डिज़ाइन का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी कंप्लीट हुआ है। अब आप इस एग्जांपल को भी आप नोट डाउन कर लें, बाकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनको नोट डाउन कर लें लेक्चर से लिख के, और इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद बाकी जो पोर्शन रह गया वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, और कुछ ना कुछ हम क्लास में होपफुली इस 11 से 11 जनवरी से कॉलेज कॉलेज जो स्टार्ट हो जाएंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो हम इन होपफुली फेस टू फेस लेक्चर से ही कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।